हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे जो पहले वाली क्लास है वो आपने ज़रूर देखी होंगी, और नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने लोकसभा से संबंधित जो नोट्स था वो देखा था, और उससे संबंधित जो 93 PYQ थे वो देखे थे। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा राज्यसभा है, और इसके बाद हम इसमें PYQ देखेंगे जहाँ तक होंगे। अगर आपने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वैसे मैं बोलता नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो सब्सक्राइब कर दें। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर इस क्लास में कोई कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से इसे मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसमें और रिफॉर्म कर दूंगा। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो राज्यसभा से संबंधित है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो संसद है, तो संसद में 3 पार्ट होते हैं। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक होता है प्रेसिडेंट। तो उसमें से हमने लोकसभा पढ़ लिया और प्रेसिडेंट पढ़ लिया। अब जो तीसरा पार्ट बचा है वो राज्यसभा का है। तो आज हम देखेंगे राज्यसभा। चलिए सबसे पहले हम नोट्स देखते हैं इसका। संसद के एक सेकंड संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। अब सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि उच्च सदन क्यों कहते हैं। तो जो राज्यसभा है उसमें बहुत सीनियर लोग होते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जो वो लोग हैं वो पढ़े लिखे हुए हैं और किसी भी विषय पर अपने विशेषज्ञ होते हैं, और विचार विमर्श करने के लिए भी एक अच्छा आधार प्रदान करते हैं। इसलिए उसे उच्च सदन माना जाता है। न कि उच्च सदन इस वजह से माना जाता है कि लोकसभा से बड़ी है। इस सदन की जो अधिकतम सदस्य संख्या है 250 निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा की जो कुल संख्या 250 है। ध्यान रखिए, अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से, इनका निर्वाचन कैसे होता है वो अभी आगे देखेंगे। लेकिन जो 238 मेंबर हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। इसके बाद जो राष्ट्रपति हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो उनसे मिलकर बनेगी। तो टोटल कितने हो गए? 238 और 12, 250। तो ये ध्यान रखिए कि 12 सदस्यों का मनोनीत वो अब भी करते हैं, जो अगर 250 है तब भी करेंगे। वर्तमान में 12 मनोनीत हैं और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। तो वर्तमान में 245 है, जिसे हम बढ़ा के 250 कर सकते हैं। तो 245 में 12 सेमी ही रहेंगे। बस अंतर यहाँ पे कि जो 238 थे वो 233 हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा जो नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेषज्ञ ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। तो साहित्य यानी जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अपने विशेषज्ञ होते हैं। कारण यह होता है कि राज्यसभा को विशेषज्ञता मिल सके अपने अपने क्षेत्रों से। तो राज्यसभा में
प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन होता है वो उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ निर्वाचन कैसे होता है। मान के चलिए एमपी में टोटल राज्यसभा की 11 सीटें हैं। उसमें से 2 व्यक्तियों का निर्वाचन होना है, या आप मान के चलिए अपन 11 ही मान लेते हैं। तो 11 का, जैसे एमपी में जो विधानसभा की सीट 230 है, तो इसमें से हम 11 का डिवाइड कर देंगे तो 11 दूनी 22 और एक बचा तो 11, यानी 11 दाई एक से, इस तरीके से हमें कितनी चाहिए, 11 दूनी 22 हो गया। अब एक बचा, अब नहीं जा रहा है, 0, 11 9 99, तो ऐसे कुछ चाहिए। कहने का जो अभिप्राय ये है कि जो वहाँ पे निर्वाचन होता है वो एक परसेंटेज होता है कि जैसे एक व्यक्ति के अगर वो राज्यसभा में भेजना है तो इतने सदस्य, जैसे 29 या फिर 28 जितने भी बनते हैं उस समय, अगर किसी भी दल के पास इतने हैं तो उसका एक मेंबर राज्यसभा में पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये रहता है। वो जो प्रावधान है वो सीट खाली की उस समय कितनी सीट भरी जानी है और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है उस हिसाब से डिसाइड करता है। राज्यसभा के निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत। तो इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो सॉरी एक तो जी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत। आनुपातिक का जो अभिप्राय है कि इसमें एक कोटा फिक्स करना होता है कि जैसे एक मेंबर भेजना है अपन को, एक मेंबर भेजना है, अब एक मेंबर के लिए कितना कोटा चाहिए तो कोटा निकालते हैं। कोटा का मतलब होता है कि विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या बट्टे कितनी सीट भेजनी है, जैसे 2 के 3 कितनी सीट खाली है, उस हिसाब से कोटा निकल जाता है, जो राष्ट्रपति के में भी और उपराष्ट्रपति के में भी प्रयोग होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे लोकसभा का प्रत्येक 5 वर्ष में विघटन होता है, इस तरीके से राज्यसभा का विघटन नहीं होता। एक स्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के यथा संभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। और ये चक्रानुक्रम यानी साइक्लिक जो क्रम होता है ना उसके तरीके से, जैसे पहले वो वाले फिर वो वाले वो वाले। बट इस प्रकार इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, यानी कोई व्यक्ति उसमें 6 साल तक रहता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है ना, तो 5 उनका मान लीजिए 5 है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बट जो निर्वाचन है वो ऐसे होता है क्रम से ऐसे, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। यहाँ पे हम तुलना कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। इसके बाद जो राज्यसभा के लिए अगर कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 होना चाहिए, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पदेन होता है। पदेन क्या है? पदेन ये है कि जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठेगा, उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, पदेन, ठीक है। इसका होता है, अलग से जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर बैठता है वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाता है।
तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, समझ गए? पदेन, पदेन का अर्थ समझ गए? देखिए, शब्दों से खेलिए, मेन चीज शब्द है, शब्दों की महिमा बहुत बड़ी होती है। और पॉलिटिकल साइंस में तो फिर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलिटी में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। अब ये क्या है? अब ये है कि जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली है, जैसे अब वो विदेश में गए या फिर अभी स्वस्थ नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। अगर राज्यसभा का सभापति नहीं है तो फिर उसे वेतन क्यों मिलना चाहिए? तो वेतन भी नहीं मिलता और भत्ता भी नहीं मिलता। उस समय जो व्यक्ति, जैसे वहां पे उपसभापति होता है, तो वो सभापति का कार्य करेगा तो उसे वेतन भत्ता दिए जाते हैं। ठीक है, इस अवधि में वो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। तो जितनी भी सुविधा राष्ट्रपति को मिलती है उसे दी जाती है। ठीक है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। तो जो इसमें एक चीज है, मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि जो उपसभापति है वो अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, यानी सभापति जैसे राष्ट्र उपराष्ट्रपति को देता है। बट जो सभापति है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखिए। जो उपसभापति है वो अपना त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति को देगा क्योंकि वो सभापति उपराष्ट्रपति है। बट जो सभापति है, जो उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति को देगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर लोकसभा में देखें तो लोकसभा में होता यह है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, तो एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र जो भी वर्तमान में जगदीप धनखड़ ने दिया है, बाबा जो जगदीप धनखड़ है ना, उन्होंने द्रौपदी जी को दिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। बहुमत का क्या है? तो बहुमत का अभिप्राय है कि कोई भी जैसे संकल्प है और उपराष्ट्रपति के लिए, जैसे उपराष्ट्रपति को उठाना है तो वो संकल्प सबसे पहले तो राज्यसभा में आएगा। और राज्यसभा में भी बहुमत से, जैसे उपस्थित और मतदान करने वालों को बहुमत चाहिए उसमें। जैसे आज राज्यसभा उपराष्ट्रपति के लिए हटाने के लिए कोई प्रस्ताव आ रहा है तो वर्तमान में जैसे कितने सदस्य उसमें उपस्थित हैं और मत कितने कर रहे हैं, उसका अगर बहुमत मिल जाता है तो फिर राष्ट्रपति हट जाएगा। बट इसके लिए एक जरूरत है कि जैसे, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है तो ये भी देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो जब वो राज्यसभा से पारित हो जाएगा तो उसके बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा को उसे सहमति देनी होगी। ठीक है, जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी जैसे अभी वर्तमान में आप देख ही सकते हैं कि जैसे सभापति का पद रिक्त है क्योंकि अभी निर्वाचन नहीं हो पाया और सितंबर के महीने में निर्वाचन होगा, तो तब तक जो उपसभापति हैं वो उनके कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वो सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। अब ये क्या है मैं बता देता हूं। जैसे सभापति है, नॉर्मली सभापति सदन की अध्यक्षता करता है, बट सभापति को हटाने का प्रस्ताव आया है। तो जब हटाने का प्रस्ताव आया है तो निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए जब हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है तो उस समय उपसभापति उसकी अध्यक्षता, सॉरी हाँ, सभापति उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, बट उस समय अध्यक्षता करेगा उस उपसभापति करेगा। जो सभापति है वो सदन में बैठ सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, मतदान नहीं देगा। अब मतदान क्यों नहीं देगा? क्योंकि मतदान इस वजह से नहीं देगा क्योंकि जो सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति है वो सदन का सदस्य नहीं होता, सदस्य न होते हुए कोई व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। बट जैसे लोकसभा में जाएंगे अपन, तो लोकसभा में जैसे अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को अगर हटाने का जैसे संकल्प और सदन में आता है
तो उस समय वो अपनी मामले की वहां पे बैठकर पक्ष रख सकता है और मतदान भी कर सकता है पहली बार में, क्योंकि वहां पे जो वो है सदस्य होता है उसका। ठीक है, तो जो अंतर है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो जो राज्यसभा में सीट निर्धारित की गई है वो राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते की गई। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। 2003 से पहले ये व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यानी जिस राज्य से पंजीकृत है उसी राज्य से राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। बट हमने देखा कि जैसे क्योंकि राज्यसभा में कई सीनियर लोग होते हैं, तो जो राज्य की बाध्यता है वो समाप्त होनी चाहिए। इस वजह से हमने 2003 में इस बाध्यता को समाप्त कर दी। अब वो देश में कहीं पे भी बस पंजीकृत होना चाहिए वो, और वो किसी भी क्षेत्र से लड़ सकता है। जैसे हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो असम से भी रहे और राजस्थान से भी रहे। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। एकांतिक शक्ति का अभिप्राय है कि अगर हमें जैसे कोई आईपीएस आईएएस जैसी जो सर्विस है, इसी तरीके से हमें अगर कोई नई सर्विस बनानी है तो उसके लिए जो शक्ति है वो अनुच्छेद 312 के तहत उस पर एकाधिकार किसका है? राज्यसभा का है। राज्यसभा उसके लिए प्रस्ताव पारित करती है तो सरकार संसद उसके लिए नई, जैसे अभी वर्तमान में मांग की जा रही है कि भारत के लिए एक न्यायिक जुडिशियल सर्विस बनाई जाए। तो अगर जब भी बनाई जाएगी तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा, और वो विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। एकांतिक का अभिप्राय होता है कि ये शक्ति किसी अन्य को नहीं, केवल राज्यसभा कर सकती है सर। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3, तो भारत के जो वर्तमान में कितने हैं? तो भारत के वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, उसमें से केवल 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि के राज्यसभा में शामिल होते हैं। तो अन्य जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी जनसंख्या इतनी है नहीं, इसलिए हमने 3 को ही, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को प्रतिनिधित्व दिया है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 4थी अनुसूची है में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का प्रावधान है। तो जो 4थी अनुसूची है उसमें बताया गया कि किस राज्यसभा यानी किस राज्य को और कितनी सीटें मिलेंगी और संघ शासित क्षेत्र के लिए कितनी सीटें हैं, तो सब जैसा उल्लेख है वो 4थी अनुसूची में होता है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 4थी अनुसूची का संबंध किससे है? तो राज्यसभा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से। ठीक है, जब भी पूछे तो आप लगा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, ठीक है, विशेष बहुमत है। अनुच्छेद कौन सा? तो 249 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। तो जो 249 वो कहता है कि जैसे राष्ट्र हित में किसी विधि की जरूरत है तो उसे संकल्प पारित करना होगा 2/3 बहुमत से यानी विशेष बहुमत से, और फिर वो जो राज्यसभा है, सॉरी संसद है, वो उसके लिए कोई विधि बना सकती है। परंतु जो यह प्रस्ताव है वो 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है, यानी इसकी जो टाइम लिमिट है वो 1 साल होती है, उसके बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो अनुच्छेद 250 है, 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है। अब ये क्या है? तो वर्तमान में
केंद्र सरकार वो केंद्र सूची पर कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। बट जब आपातकाल लगा होता है तब केंद्र सरकार को ये शक्ति होती है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी वो अनुच्छेद 250 के तहत किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये प्रावधान है। परंतु आपातकाल जैसे समाप्त होगा तो उसके 6 माह बाद की अवधि से या अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं होगा, यानी तो आपातकाल के समय लागू होगा, और जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो उसके 6 महीने के भीतर ये प्रावधान समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 252। तो 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर या संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद और राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। अब मैं बताऊं क्या है ये क्या चीज है। तो मान के चलिए जैसे एमपी की जो विधानसभा ने कोई प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज दिया कि इस पर कोई विषय जैसे राज्य सूची का विषय तो उस पर कानून बनाए, बट कोई एक राज्य नहीं भेजेगा। ठीक है, इसमें इसमें या तो दो होनी चाहिए कम से कम, या फिर दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो दो जैसे एमपी और यूपी ने भेज दिया तो फिर संसद क्या करेगी, उस पर उनके लिए कानून बना देगी। अब जैसे कानून बना दिया तो अब दो के लिए कानून बन गया। अब जो अन्य राज्य हैं वो अगर चाहते हैं तो वो भी इस कानून को लागू कर सकते हैं, बट प्रस्ताव पारित करना होगा किसको, संबंधित राज्य की विधानसभा को। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि संधि एक समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि है या कोई समझौता है, जब उन्हें लागू करती है तो संसद को ये शक्ति होती है कि वो अनुच्छेद 253 के तहत वो कानून बना सकती है। ठीक है, तो जो जितने भी जो प्रावधान दिए गए जैसे अनुच्छेद 253, 252, 249, 250, तो जो आपातकालीन शक्ति है सामान्यतः ऐसा नहीं करती। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नों पर विचार करते हैं। राज्यसभा की निश्चित संख्या क्या है, तो भी हमने देखा था। तो 220 है नहीं, 210 है नहीं, 230 है नहीं, तो 250। 250 में से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो राज्यसभा की जो निश्चित अधिकतम जो संख्या है कितनी है, 250 है, जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कितनी, तो 238 से अधिक सदस्य, और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ठीक है, कितने, तो 12 जो फिक्स रहते हैं। वर्तमान में अगर राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से जो 225 हैं वो सदस्य वो राज्य विधानसभाओं से कितनी, तो 225। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको डाटा। चलिए मैं आपको एक अच्छी तरीके से ध्यान रखवा देता हूँ। दो तरीके से प्रावधान है। तो वर्तमान में 245 है। ठीक है, 245 में से 225 है, 225 राज्यों से स्टेट से, उसके बाद 8 संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य क्षेत्र में भी 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से और 4 जम्मू कश्मीर से। तो इस तरह 8 है। बाकी बाद जो 12 हैं तो वो नॉमिनेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से 245 होते हैं। देख लीजिए, 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से और 4 जम्मू कश्मीर से, टोटल 8 है। अभी वर्तमान में 245 है, 225 राज्य विधानसभा से, तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एकल संक्रमणी मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं,
चाहे कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपका। तो राज्यसभा में होते हैं तो 280 तो पहले कट गया, 275 कट गया, 252 ये भी कट गया, तो 250, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 80 एक के उपखंड क ए एवं बी यानी ख के अनुसार राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 2 से 38 से अनधिक प्रतिनिधियों, अनधिक का मतलब होता है से अधिक नहीं होंगे जब तक संसद बढ़ाएगी नहीं। ठीक है, तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बने। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व है निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो प्रत्येक राज्य के लिए बराबर तो ऐसा नहीं है, उस या उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान तो सही है। ठीक है, उनके क्षेत्रफल के राजस्व तो गलत है। अब आपसे एक प्रश्न है कि यूपी में राज्यसभा की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, बताइए। तो राज्यसभा, एक सेकंड, राज्यसभा में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को जो प्रतिनिधित्व है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इनका जो निर्धारण है वो संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी। अब वो कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये गलत है। अभी हमने देखा था कि यूटी का जो प्रतिनिधित्व होता है टोटल 8 सीटें, 8 में से 8 में से कितनी है तो बताइए। तो 4 जम्मू कश्मीर के लिए, 3 दिल्ली के लिए, 1 पुडुचेरी के लिए, तो टोटल इस तरीके से 8 है, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। ठीक है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में, तो ये भी गलत है। अगर राज्यसभा या लोकसभा चुनाव विवादों से संबंधित कोई भी विवाद होता है निर्वाचन से संबंधित, तो वो एक तो एससी यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इसका समाधान करेगा, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके से ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में, समझिए एक सेकंड में हटा देता हूं उनको, संसद में पहली बात तो केवल दे रहा है तो वैसे गलत हो जाता है, क्योंकि केवल ओनली एकमात्र जो स्टेटमेंट है वो गलत होते हैं। तो केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, नहीं जी नहीं, तो उसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होता है। इस तरीके से तीनों पॉइंट गलत है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, हमने देखा था कि 8 होता है, 8 में से 4 जम्मू कश्मीर, 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली के लिए बार बार मैं इस वजह से लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 और जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीटें। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का जो निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये न्यायपालिका का अधिकार है इसमें, न कि निर्वाचन आयोग का। संविधान के अनुच्छेद 79 बताता है हमें कि संसद की बात करता है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। हमने देखा था कि राज्य की जो विधानसभा है वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। राज्यों की विधान परिषद द्वारा तो गलत है, राज्यों की विधानसभा विधान परिषद, तो विधानसभा सही है, विधान परिषद गलत है। नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, तो ये गलत है, क्योंकि जो ये प्रावधान है वो विधान परिषद के लिए। ठीक है, कुछ उसमें क्राइटेरिया रहता है उसके लिए। तो अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, मैंने आपको बता ही दिया था, के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते। ठीक है,
निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो ये भंग नहीं की जा सकती, सही पॉइंट है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत है तो 6 वर्ष होता है। तो अगर दूसरा गलत है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन हमारा निकले है सी। तीसरा देख लेते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इस एक तिहाई 1/3 और प्रत्येक 2 वर्ष बाद सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो राइट है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो 25 वर्ष है वो लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35। इस तरीके से देख लेते हैं। और मैं बता दूं कि जो विधान, जो क्षेत्रीय स्तर पर, सॉरी, ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत और जो नगर पालिका है उनके लिए कितनी होती है बताइए? तो 21 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लिया सभी का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की जो आयु है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन होता है और दूसरे को कारण कहा जाता है। इस तरीके से वो प्रश्न पूछता है, तो अभिकथन और कारण उसका समर्थन करना चाहिए। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राइट है। अब कारण क्यों? क्योंकि उसके यथासंभव एक तिहाई सदस्य हर दूसरे पर सेवानिवृत्त हो जाते, तो ये राइट है। तो इसकी दोनों की सही, यानी कथन ये भी सही है और कारण आर इसकी सही व्याख्या करता है। तो देखिए पहला सही, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 3 और 2 हमारे यहाँ पे कोई कार्यकाल नहीं, ठीक है। इस तरीके से एक एक चीज को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। अनुच्छेद 83, तो जो अनुच्छेद 83 है वो कार्यकाल की बात करता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। इसके यथासंभव जो निकटतम एक तिहाई जो मेंबर है, तो ऐसे आप ध्यान रख लीजिए 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। सिक्लिकल एक क्रम होता है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी, लेकिन मैं चाहूँ तो इसे सीधा पढ़ाता जाऊँ, जैसे मैंने पहले 2-3 वीडियो पढ़ाई तो उसमें से क्या होगा सीधा, लेकिन मुझे लगा है कि यार तो इसका मतलब ही नहीं है कोई, तो इसे तो आप भी पढ़ लोगे। तो मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट तरीका है, आप उसे एक एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़िए। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है और वो मैंने शुरुआत में किया भी था, तो मुझे भी बहुत बेकार लगा था वो, इसलिए मैंने सोचा कि भले कम पढ़ो लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ो। तो ये बेस्ट तरीका है, एक एक चीज पे अगर आप डिस्कस करते हैं तो फिर आपसे जो प्रश्न है वो बहुत कम गलत होंगे, न के बराबर गलती होगी। तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर आपकी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए करो। इससे क्या होता है कि जो अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें जरूरत है उनके पास भी पहुंचेगी, यूट्यूब ऑटोमेटिक भेजता है इसको, ठीक है। तो इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो ये सही है। तो फिर ये ऑटोमेटिक हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य, एक सेकंड, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए लोकसभा, 5 वर्ष के लिए लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, दोनों। और जो ग्रामीण स्तर पर जो हमारी पंचायती राज्य, उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो इसे तुलना करके पढ़िए आप, तो फिर मुझे लगता है नहीं भूले। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या नहीं किया जा सकता? विघटित नहीं किया जा सकता, इसे स्थायी सदन है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल
समाप्त होने का विषय नहीं। ठीक है, बात समझिए, वो राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है, समाप्त होने का विषय नहीं है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता तो जो प्रत्येक 6 वर्ष में जो समाप्त होता है वो सदस्य है, ठीक है, न कि कार्यकाल। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, तो ये सही है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा चुने जाते, तो ये गलत है। क्योंकि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रावधान है और जो प्रत्यक्ष तरीके से वो हमने लोकसभा और विधानसभाओं में किया हुआ है। ठीक है, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, तो ये गलत है। क्योंकि जो सभापति है उसे राज्यसभा नहीं चुनती, वो ऑटोमेटिक संसद के द्वारा चुना जाता है। क्योंकि सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, ठीक है, में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका प्रावधान है। तो जो महान्यायवादी होता है वो दोनों सदनों में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है, बट जो ये सदस्य नहीं है, और सदस्य नहीं है तो मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यथाशक्य 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन मैंने आपको बता दिया कि जैसे जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाता है, तो उसका पद धारण कर लेता है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। तथा महान्यायवादी अनुच्छेद 76 को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। ठीक है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग होती नहीं है, तो और पॉइंटों को देखने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, टाइम बचाना भी बहुत जरूरी है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और जो मुझे लगता है कि डिस्कस का विषय नहीं है तो फिर उस पर डिस्कस करना हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उन पर डिस्कस किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? फिर वही पॉइंट द्वारा रिपीटेशन पूछ रहा है, तो प्रयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो जो बहुत अच्छा पॉइंट है, 12 किए जाते हैं। 2 व्यक्ति लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, बट ये प्रावधान हमने समाप्त कर दिया है। अब आपसे प्रश्न है कि ये प्रावधान है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था और कौन सी साल में किया गया था? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, अनुच्छेद 80(1) एवं अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। मेनली जो प्रावधान किया गया वो इस वजह से किया गया, जैसे स्पोर्ट के व्यक्ति भी आ सकें, यानी खेलों से संबंधित व्यक्ति आ सकें, जैसे कोई कलाकार है, नृत्य कलाकार, उससे संबंधित व्यक्ति आ सकें, फिल्म से भी शामिल हो सकें। तो इस तरीके से एक डाइवर्सिटी हो, क्योंकि उसमें अगर डाइवर्सिटी होगी तो सभी लोगों को प्रतिनिधित्व होगा और सभी की आवाज़ का महत्व होगा। इस वजह से हमने मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया है। आप अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कोई भी व्यक्ति तो आप इसे आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो 10 नहीं 12 होना चाहिए था, तो ये गलत है। 2 नहीं तो 12 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो राज्यसभा में कितने? 12। ठीक है, अब पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य
बनने हेतु अहर्ता हूं, तो थोड़ी क्लिष्ट शब्द होते हैं। अहर्ता का मतलब होता है योग्यता, यानी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि 30 होनी चाहिए, और 30 होनी चाहिए तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए था, होता तो इस शब्द हो जाता। ठीक है, तो सही हो जाता, बट गलत है। तो इस वजह से अगर दूसरा गलत तो पहले आंसर देखिए, पहला और तीसरा सही, ऐसे आंसर निकला है। अब कैसे गलत है, क्योंकि शुरू में प्रावधान था ही 2003 तक, बट 2003 में हमने ये प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति बस देश की किसी भी राज्य की मतदाता सूची में अगर उसका नाम है तो फिर वो उसका सदस्य बनने की योग्यता रखता है, तो हमने ये प्रावधान हटा दिया है। ठीक है, कब पूछ सकता है, तो 2003। कब, 2003, रट लीजिए इसको। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट आता है कि लाभ का पद क्या है, तो वैसे लाभ का जो कौन सा पद लाभ के पद में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इसका निर्धारण संसद करती है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाभ का पद का अभिप्राय है कि जैसे कोई व्यक्ति सरकार में किसी पद को धारण किया हुआ, या फिर सरकार के द्वारा या तो डायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से वो प्रभावित होता है, उसे या तो पैसा जाता है, किसी भी तरीके से अगर वो सरकार द्वारा प्रभावित होता है तो वो लाभ के पद में रखा जाए। ठीक है, या सरकार उसे प्रभावित कर सकती है। तो नीचे दिए गए अभिकथनों में गलत है राज्यसभा के लिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो हमने दो प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाए, एक तो 1950 और एक 1951, तथा संशोधित के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो हमने इसमें 2003 में संशोधन किया था। ठीक है, कब, 2003 में 6 अप्रैल 2003 से पहले, तो टाइम डेट ध्यान रखिए, 6 अप्रैल 2003 से पहले आवश्यक था कि प्रत्याशी का जो नाम है जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, अर्थात अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष, 35 वर्ष। बताइए किसके लिए, तो 35 वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्र यानी बीसी यानी वाइस राष्ट्रपति और गवर्नर। ठीक है, 35 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, और 21 वर्ष पंचायत, इसमें नगर पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो भारत की संसद संसद में कौन शामिल होता है, मैंने बताई दिया आपको, 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं, लोकसभा, तथा उच्च सदन राज्यसभा कहते हैं। यहाँ पे आप ये समझिए कि जो उच्च सदन कहने का मतलब ये नहीं कि लोकसभा से ज्यादा शक्ति है, बस उच्च सदन कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सीनियर होते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो आयु है उनकी 30 वर्ष होती है कम से कम, तो जब व्यक्ति 30 वर्ष तक पहुंच जाता है तो वो एक मेच्योर हो जाता है। ठीक है, इस वजह से राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो नरगिस दत्त। ठीक है, तो भारत की जो प्रथम अभिनेत्री हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था वो नरगिस दत्त थी। जयललिता जयराम AIADMK की राज्यसभा सदस्यता थी, तो छोड़िए, कोई मतलब नहीं है इसका। बैजंती माला बाली राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में थी। देविका रानी चौधरी
1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट बहुत कम पूछता है, वो पहले पूछ लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो राजसूची की विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? समझिए कि राजसूची के विषय पर संसद कब विधि बना सकती है, इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं वो कह रहा है। चलिए देखते हैं। तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 249 तो ये सही है। ठीक है, इसमें अगर राष्ट्रीय हित का कोई विषय है तो फिर संसद कानून बना सकती है, बट राज्यसभा को प्रस्ताव पारित करना होगा। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, तो ये भी सही है। ऐसी जो विधि है वो संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी सही है। या तो पूरे भारत या फिर उसके किसी पार्ट या राज्य के लिए जहाँ जरूरत है। ठीक है, राज्य सूची में सम्मिलित जो विषय है के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकेगी, तो राज्यसभा नहीं, संसद। ठीक है, संसद में तीनों, राज्यसभा, लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित ही कर दिया, अब लोकसभा को करना है, लोकसभा कर देगी तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं तो फिर वो विधि बन जाएगी। ठीक है, तो मेनली सबसे पहले राज्यसभा में आएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, ये आपको ध्यान रखना है, 2/3 है, यानी स्पेशल मेजोरिटी है, बट उपस्थित और मत देने वालों का, न कि कुल। ठीक है, ऐसा संकल्प, और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ऐसा संकल्प पारित करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। ठीक है, तो अनुच्छेद भी आप ध्यान रखिए 249 उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित जो विषय है पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा ने पारित कर दिया है, अब उसके बाद लोकसभा और राष्ट्रपति, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? राज्यसभा से। राष्ट्रहित में भारत की जो संसद है वो राज्य सूची में से किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए एक संकल्प, तो राज्यसभा अपनी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। चलिए मैं आपको क्लियर समझा ही देता हूँ, क्या कि कभी कभी समझ में नहीं आता है। मान के चलिए कि राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर है, बट आज हमें प्रस्ताव पारित करना है, तो उस समय 200 मेंबर उपस्थित हुए। ठीक है, अब 200 में से जरूरी नहीं है कि 200 ने, तो देखिए उपस्थित, तो उपस्थित कितने हुए? 200। अब 200 में से 150 मतदान में शामिल हुए, मान के चलिए 50 ने मतदान नहीं करा। अब जो 150 मतदान में, तो मत देने वाले, तो 150 मतदान में से शामिल हुए, उसका 2/3 चाहिए, तो 5 15 और 15 तो कितना भाई 100, तो 100 मेंबर अगर समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया क्या कि कंफ्यूजन पॉइंट रहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो 249। ठीक है, जो जो 115 है, ये अगर आपने अनुपूरक अनुदानों से संबंधित है, जब बजट पारित होता है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 240
तो 240 में जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी उससे संबंधित है। ठीक है, जब आप 8 में देखेंगे तो उसमें आता है ये अनुच्छेद। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, तो सही है। जो धन विधेयक होता है वो उस पर केवल विचार विमर्श कर सकती है जो राज्यसभा है, और उसे 14 दिन के अंदर पारित करना होता है। तो ना तो वो अस्वीकार कर सकती और ना ही वो संशोधित कर सकती। अब एक पॉइंट आता है कि धन विधेयक क्या होता है। तो धन विधेयक में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 110 में दिए गए, जैसे कोई कर से संबंधित प्रावधान है, संचित निधि पर कोई कर भार वृद्धि करनी है, उसमें से पैसा निकालना है, जैसे प्रावधान उसमें शामिल होते हैं। मुख्यतः अनुच्छेद 110 में, हम बाद में देख लेंगे इनको। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा व्यू दे दिया है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, तो ये पॉइंट भी सही है। अनुदान की मांग क्या है, तो जब बजट पारित होता है तो विभिन्न जो मंत्रालय हैं वो डिमांड करते हैं पैसे की, तो वो जो डिमांड है वही ग्रांट होती है, अनुदान की मांग। तो उस पर जो राज्यसभा है वो मतदान नहीं कर सकती, चर्चा कर सकती है, तो ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो बर्डन है वो निश्चित रूप से बारे में, इसके हम बजट कहते हैं। ठीक है, वार्षिक संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द नहीं दिया गया है। कोई प्रेशर है जिसने कभी पहले नहीं पढ़ा हो तो मैं उसको बता दूं कि संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है बजट की बजाय। मुख्यतः हम बजट कहते हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद 112 में है। उस पर चर्चा दोनों सदन कर सकते हैं, बट मतदान केवल लोकसभा में होगा। तो इस तरीके से पॉइंट गलत है, तो केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक पहली बात तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो धन विधेयक की एक कंडीशन होती है जो अनुच्छेद 119 है, सॉरी 109 है। धन विधेयक से मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, 2 अनुच्छेद शामिल हैं, एक तो 110, एक से 9। तो जो 110 है उसमें परिभाषा है धन विधेयक की, और 109 में प्रक्रिया है कि कैसे पारित होगा। तो अनुच्छेद 109 में के अनुसार धन विधेयक पहली बात तो केवल लोकसभा में, तो यानी प्रक्रिया देख रहे हैं अपन, तो प्रक्रिया में केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों यानी सिफारिश कर सकती है, बट 14 दिनों के भीतर लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को या तो मान सकती है या वो नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। अगर वापस कर देती है, सिफारिश कर देती है, लोकसभा मानती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती है राज्यसभा तो फिर ऑटोमेटिक पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार अनुदान मांग लोकसभा में रखी जाएगी तथा उसे ही उस पर मतदान करने का अधिकार। ठीक है, तो जो ग्रांटें होती हैं उस पर जो मतदान करने का अधिकार है वो किसको है, तो लोकसभा को। अनुच्छेद एक से अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट है के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। हम बजट को अलग से देखेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैंने भी आपको बताया था कि अनुच्छेद 115 अनुच्छेद 116, तो इसमें क्या होता है, अनुदान होते हैं दोनों में। अनुदान का मतलब होता है कि जरूरत, जैसे पैसा जितना आवंटन किया था उससे ज्यादा की जरूरत होती है इनके माध्यम से,
बट जो ग्रांट है उसमें होता है कि जैसे बजट पारित होता है तो सभी मंत्रालय अपनी अपनी ग्रांट देते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए। तो उन सबको जब पारित करा लिया जाता है तो वो अनुदान होती है, फिर ग्रांट बन जाती है। ठीक है, बजट कैसे पारित होता है वो पूरा देखेंगे। ठीक है, कथन कह रहा है कि किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी चाहिए और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। तो पॉइंट गलत है, क्योंकि अगर मैं समझ रहा हूँ, हाँ पॉइंट गलत है। वो कह रहा है कि लोकसभा उन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है, तो ये गलत है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट सही है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, 109 में प्रक्रिया। ठीक है, तो डी का मतलब है ये गलत है, आर सही है। ठीक है, तो राज्यसभा बाध्य नहीं है। हमने देखा था निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो साधारण विधेयक दोनों में प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे वो पहले लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। संविधान संशोधन जो विधेयक है अनुच्छेद 368 के तहत वो दोनों में प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्य पुनर्गठन विधेयक, अब ये अलग से क्या है, तो इसकी सिफारिश राष्ट्रपति करता है, तो ये भी प्रस्तावित किया जा सकता है। बट जो धन विधेयक है अनुच्छेद 110 और 109 में प्रक्रिया केवल सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाए। ठीक है, क्योंकि धन विधेयक की जो प्रक्रिया होती है पारित करने की वो अलग होती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार कर सकती है, क्या स्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो ये पॉइंटों को ध्यान कोई जरूरत नहीं है, ये सही है, हमें देख लिया सही है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 109 2 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? तो लोकसभा को कौन सी जो शक्तियां वो राज्यसभा को प्राप्त नहीं? तो धन या वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राइट। धन विधेयक की निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में तो ये सभी सही है। तो जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में तो ये गलत है। इसका अधिकार अभी देखा था हमने 312 में राज्यसभा की शक्ति है। तो इस तरह 1, 2 और 3। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद कितना 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75 3 लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्ति प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन यानी अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य का मतलब होता है कि यह अधिकार किसी और को प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है या है? तो आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा की पूछ रहा है वो, तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि आपातकाल की घोषणा का जो समर्थन है वो 1 महीने की, अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो 1 महीने के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को करना होगा, तो गलत है। ठीक है,
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, तो ये सही है। केवल दो सही है, और केवल लोकसभा को यह अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो ये गलत है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया दोनों में से किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से केवल बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण, तो 3 आधारों पर लगता है, एक तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा की अन्य शक्ति नहीं होने के कारण कथन एक सत्य। यहाँ पे एक अनुमोदन विशेष बहुमत दिया, मैं आपको बता देता हूँ वो होता क्या है। देखिए, एक तो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो अनुच्छेद 249 के तहत होता है विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का होता है, एक ही बहुमत होता है। तो इससे राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, और आपातकाल में अनुमोदन के लिए तो टोटल 550 लोकसभा की कुल संख्या है। ठीक है। अब समझिए, सदन की कुल संख्या, तो कुल कितनी है? 550। उसके सदस्य संख्या के बहुमत। अब बहुमत का मतलब है कि इसका पहले बहुमत कितना होगा, तो 2 का डिवाइड कर दो इसमें, तो 2 दूनी 4, 2 7 14 और 275। तो मान लेते हैं कि 275 प्लस 1, क्योंकि अगर डिसीजन लेना है तो बहुमत में 276। ठीक है। तो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत हो गया। अब कम से कम पहले इतने तो होने चाहिए, 276। इससे पहले अगर इससे कम है तो कोई भी इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, अनुमति नहीं दे सकती। अब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3। अब मान के चलिए 276 उपस्थित है, उसमें से 276 मत नहीं करना चाहते, बट उपस्थित होना चाहिए। 276 में से 275 मत देना चाहते, मान के चलिए एक नहीं देना चाहते, तो उसका 2/3। तो 2/3 कितना हो जाएगा? अगर जब अपन ऐसे कर लेते हैं कि 6 कर लेते हैं, मतलब 6 करेंगे, टोटली देना चाहते हैं क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, तो 3 27 और 3 दूनी 6, ठीक है, इंटू 2, तो ये संख्या निकल के आएगी, तब अनुमोदन होगा, वो भी कितना? 1 महीने के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से हम संविधान संशोधन में इसे अच्छी तरीके से देखेंगे, कोई आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। संविधान के जो अनुच्छेद 75(3) है के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अच्छा, मैं बता दूं 75(3) में भी बहुत क्लोज दिए गए। तो 75(3) का जो फर्स्ट क्लोज है वो कहता है कि प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा। सॉरी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। भाई मैं गलत, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। तो जो 75(1) है। ठीक है। अब 75(2) कहता है कि जितने भी जो मंत्री और जो प्रधानमंत्री है व्यक्तिगत रूप से, यानी पर्सनल रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसके बाद जो तीसरा है 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद, अब जो पूरे मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है।
इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रह सकेगी जब तक निचले सदन का उसमें क्या होगा, विश्वास बना हुआ है। विश्वास का मतलब अगर वो बहुमत में है, तो फिर उसमें क्या होगा, तभी तक वो रह सकती है। क्योंकि अगर बहुमत नहीं है तो फिर अविश्वास हो जाएगा, अविश्वास के माध्यम से उसे हटा दिया जाएगा। अर्थात लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अगर उसे विश्वास नहीं है तो हटा सकती है। ठीक है। अतः कथन 2 सही है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संदर्भ में दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं। तो मैंने आपको बता दिया महाभियोग कैसे लगता है, वो जो राष्ट्रपति पढ़ाया था उस वीडियो में, बट मैंने जो अभी बताया था उस तरीके से महाभियोग लगता है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। तो निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को विशेषाधिकार कह रहे हैं। ठीक है। विशेषाधिकार का अपने आप ही हो जाता है कि विशेषाधिकार। तो राज्यसभा का वर्तमान राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, तो ऐसा पॉइंट नहीं है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीयों के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। तो जो अनुच्छेद 312 में एकाधिकार है राज्यसभा। ठीक है। इस तरीके से पॉइंट भी सही है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। एक तो ये 249 है। एक इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के की स्थापना, जिनमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकती है। चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। थोड़ा मैंने आपको भी बताया था कि अनुच्छेद 75 के बारे में बताया था, तो उसे थोड़ा मैं और अच्छी तरीके से बता देता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 75, इसमें 1 2 1 सेकेंड 1 2 3 4 और 5 की दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 75 1 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 75 2 है, वो कहता है कि जो प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं वो सभी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है। 75 3 कहता है कि जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो जिम्मेदार होगी और उत्तरदायी हो किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति। ठीक है। 75 4 कहता है कि जो मंत्री हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ, और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो संविधान की 3री अनुसूची में। ठीक है। 75 5 कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मंत्री है या प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो अगर वो वर्तमान में सदस्य नहीं है तो 6 महीने की रिलैक्सेशन दी गई है उसे, कि उसे 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का पद धारण करना होगा।
अगर वो अभी वर्तमान में नहीं है तो 6 महीने तक पद धारण कर सकता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री है, अभी वर्तमान में जैसे मेंबर नहीं है तो पीएम बन जाएगा, बट उसे 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक होगा। तो इस तरीके से 5 किए गए हैं, ठीक है, क्लोज दिए गए हैं। तो आप इस तरीके से इन्हें देख सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया आपको। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। अनुच्छेद जो 115, अनुच्छेद जो 116 है वो अनुपूरक अनुदानों से संबंधित है। अनुच्छेद जो 226 है वो हाई कोर्ट की रिट की बात करता है, जो 5 प्रकार की रिट, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की संस्तुति करना, अनुच्छेद 312। ठीक है, जो हमने कई बार पढ़ लिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अनन्य का प्राय यही होता है कि यह अधिकार किसी और को नहीं है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवाओं या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अनुच्छेद 312। आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों द्वारा करना होता है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, तो ये गलत है, क्योंकि विधान परिषद की समाप्ति संसद करती है, न कि केवल राज्यसभा। ठीक है, अनुच्छेद 169 में इसका प्रावधान दिया गया। अपने सभापति को पदस्थ करना, तो ये एकांतिक शक्ति नहीं है अपने सभापति को पदस्थ करना। तो इसमें तो जब सभापति को पदस्थ करती है लोकसभा की भी कंसेंट चाहिए। ठीक है, चलिए रेड कर लेते हैं। तो राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां पूछ रहा है किस क्षेत्र में? तो नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में तो हमने अभी देखा था 312। 312 तो ये तो गलत हो गया। संविधान में संशोधन के विषय में तो ये सही है। तो जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी सदन में शुरुआत हो सकती है। सरकार को हटाने के विषय में तो ये गलत है, सरकारों को हटाने के विषय में लोकसभा को सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, अब जी कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं? तो जब बजट पारित होता है तो उस समय बजट में कोई जैसे प्रावधान ऐसा है जो ज्यादा पैसे खर्च करने की बात कर रहा है तो उसमें कटौती प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, और वो लोकसभा में लाए जा सकते हैं, केवल लोकसभा में। तो गलत है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के विषय में, संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। तो जो संविधान संशोधन विधेयक है अनुच्छेद 368 के तहत उसे दोनों सदनों से अलग अलग तरीके से पारित कराना होता है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को आतंत्रिक शक्ति प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और कटौती प्रस्ताव
प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। अच्छा, एक चीज़ और, ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आगे की प्रश्न कराऊँ, बताइए। तो इसमें टोटल 57 प्रश्न दिए गए हैं, शायद 57 या 58 हो सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसे यहाँ भी होल्ड करेंगे। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता? अगर राज्यसभा में पराजित होता है तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं हुई, संसद भंग होगी नहीं, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा ये भी नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में किया गया। ठीक है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो मैंने आपको बताया था कि 4वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है स्टेट और यूटी के लिए। इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों के विवरण की सूची है। तो ये 7वीं अनुसूची में, यहाँ पे चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विवरण दिया। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषा है, तो ये 8वीं अनुसूची में। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, तो ये 6ठी अनुसूची में। ठीक है। 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में। भाषाएं 8वीं अनुसूची में। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी के लिए 2 अनुसूची है, एक तो 5वीं और एक 6ठी है। ठीक है। अच्छा, मैं चलिए आपको ये भी बता देता हूँ। आप कहेंगे कि आपने गलत बता दिया। मैंने देखिए गलत नहीं बताया। जो 6ठी अनुसूची है वो, उसमें जनजाति है, लेकिन केवल 4 राज्य हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी के जितने जो जनजाति प्रावधान है वो इसमें, जैसे MP के लिए 5वीं अनुसूची में, और इसमें केवल 4 है। ठीक है, क्लियर होना जरूरी है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ओनली 4 स्टेट। ठीक है, 6वीं में। बाकी बच्चे कुछ जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची है। तो निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ठीक है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। इसका एक पूरी तरीके से वो देख लेते हैं आंसर, तो क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न काल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें, तेलंगाना में 7 सीटें। तो राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की 11, तेलंगाना में 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 है, गुजरात में 11 है। तो 11 सीट कहाँ पे? गुजरात, आंध्र प्रदेश और MP में भी 11 सीटें। राजस्थान में 10 सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले संघ राज्य क्षेत्रों के समूह देख सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में, तीनों में 11 सीट। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में। उसके बाद उड़ीसा और जो राजस्थान में कितनी है, तो 10-10 सीटें उड़ीसा और राजस्थान में। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें। बिहार और पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो 16। छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5-5 सीटें। पंजाब, असम और तेलंगाना में 7। तो पंजाब, असम और तेलंगाना में कितनी है, 7। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और NCT दिल्ली में 3। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी
प्रत्येक में एक एक। तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें एक एक और गोवा में एक। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों के योग है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा उत्तर प्रदेश में कितने, तो 31। एमपी में कितने, एमपी अभी इसमें देखा तो हमने 11। आंध्र प्रदेश में 11 हमने देखा था। तमिलनाडु गुजरात में कितना है, 11। एमपी में 11। महाराष्ट्र में चलिए हमने कितना देखा था, अभी देखते हैं 19। महाराष्ट्र में कितनी, 19। उसके बाद बिहार में कितनी है, तो बिहार में कहाँ, बिहार देखिए बिहार में 16 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, आंसर दिया है। आंध्र प्रदेश में 11, पूर्व में 18। मध्य प्रदेश में 11, पूर्व में 16। अच्छा पूर्व क्या है, तो पूर्व है कि 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, तेलंगाना बना था, तो 7 सीटें वहां पे चली गई। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु में 18, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, बिहार में कितनी है, तो 16। गुजरात में 11, गुजरात में कितनी है, तो 11। महाराष्ट्र में 19, महाराष्ट्र में 19। उत्तर प्रदेश में पहले 34 थी, बट उत्तराखंड का विभाजन यानी उत्तरांचल में बन गया और अब 31 है। तो सबसे ज्यादा सीट, 31 सीट यूपी में है। पश्चिम बंगाल में 16, पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो 16। कर्नाटक में 12। ठीक है, इस प्रकार 34 सीट उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में कितनी, 31, जो कि सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने के कारण यहाँ 16 से 11। बिहार से झारखंड, पहले बिहार में 22 थी, झारखंड का निर्माण हो गया तो 16 रह गई। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में 11, तेलंगाना में 7 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 34 थी, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश 18, मध्य प्रदेश 16 के योग के बराबर थी। तो अब थोड़ा उसमें परिवर्तन हो गया। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है। ऐसे कौन सम्मिलित नहीं है, तो मध्य प्रदेश में 11 है, 16। तमिलनाडु में 18, तमिलनाडु में कितनी, 18। ये जरूर ध्यान रखिए तमिलनाडु, क्योंकि ऐसे पॉइंट वो देता है। महाराष्ट्र में 19 है, महाराष्ट्र में 19 है। पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में भी 16। पश्चिम बंगाल और बिहार में कितनी है, 16। महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, मध्य प्रदेश में 11 और यूपी में 31। थोड़ा ये वीडियो बड़ी होगी, आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रश्न है, फिर वो कल के लिए रह जाएंगे, तो हम कर ही लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी है और राज्यसभा में, तो आंध्र प्रदेश में 12 तो है नहीं, अब 11 है, तो फिर कैसे देखा जाएगा। महाराष्ट्र में कितनी है, तो 19। पश्चिम बंगाल में 16 है, तो इसे 11 कर सकते हैं अपन ऐसे, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। तो देखिए गलत दिया है, चलिए यहाँ पे, अच्छा वहां पे देख लिया आपने, तो एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, चलिए आपको। तो आंध्र प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19 है। ठीक है, और कहाँ पूछ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 16, मध्य प्रदेश में 11 होना चाहिए थी, तो 16 दिए। तो यहाँ पे भी प्रश्न गलत है, आंध्र, अच्छा वही पॉइंट। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम दोबारा एक। छत्तीसगढ़ में कितनी है, झारखंड में 6, तो ये आंसर है। उत्तराखंड में 3 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, पंजाब में 7 है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। झारखंड में 4, उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 5 और पंजाब में 7।
झारखंड में 6, उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 5, पंजाब में 7। राजस्थान में कितनी है? चलिए पहले आपको जो देखिए ऐसे देखते हैं, पता है कि गुजरात में कितनी है, तो गुजरात में हमने देखा था मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में कितनी है, तो 11। तो दूसरे का तीसरा है, तो दूसरे का तीसरा तो ये गलत हो गया। ठीक है, पंजाब में हमने अभी देखी है, पंजाब में 7 है, तो डी का कौन सा हो गया, तो डी का दूसरा, तो ये भी गलत हो गया। अब कौन सा आता है, राज- राजस्थान। तो राजस्थान में 10 सीटें। ठीक है, तो इस तरीके से पहला तो राजस्थान में 10, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7। चलिए ईपी 2021 में पूछा है, तो राजस्थान में 10, कितनी है, 10, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7। चलिए एक बार फिर और देख लेते। तो गुजरात में हमने अभी देखी थी कितनी, 11, तो पहले का दूसरा, तो देखिए आंसर तो हमें मिल गया। दूसरे का तीसरा है, तो कर्नाटक में 12, गुजरात में 11, केरल में 9, उड़ीसा में 10। तो देखिए बार बार प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। गुजरात में 11, ये तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात, एमपी और आंध्र प्रदेश, तीन जरूर ध्यान रखिए, तीनों में 11, कर्नाटक में 12, केरल में 9, उड़ीसा में 10 और राजस्थान में भी 10। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में हमने देखा था कि देखिए गलती हो गया, 11 थी, उड़ीसा में 10 है, कितनी, 10, 10 और कहाँ पे, तो राजस्थान में भी 10 है, सॉरी, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है। ठीक है, तो अविभाजित आंध्र प्रदेश में राज्यों की सीटों की संख्या 18 थी, लेकिन विभाजन के बाद 11 रह गई है, 7 सीटें तेलंगाना को चली गई। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6, जम्मू कश्मीर में 4 है। तो आपको ध्यान कहाँ रखना है, ये यहाँ पर रखना है, जम्मू कश्मीर में कितनी है, 4। ठीक है, तो हमने देखा था कि टोटल 8 सीटें, इसमें से 4 जम्मू कश्मीर को, 3 किसको, दिल्ली को, और एक पुडुचेरी को, इस तरीके से 8 थी, और 233। ठीक है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो संसद के दोनों सदनों में, यानी जो यूटी है उन्हें दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व दिया गया है, बट जनसंख्या के हिसाब से दिया गया। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या कितनी, तो हमने देखा 250 हो सकती है, वर्तमान में कितनी है, 245 है। राज्य क्षेत्र में 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से, 4 जम्मू कश्मीर को। तो आपको ध्यान यहाँ पर रखना है 4 जम्मू कश्मीर को, क्योंकि लेटेस्ट है और पूछ भी सकता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, शेष संघीय क्षेत्रों को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया। लोकसभा में अधिकतम 20, टोटल कितनी है, 20 लोकसभा में, तो लोकसभा में 20 है और राज्यसभा में 8। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। तो देखिए सभापति नहीं होता, उपसभापति उसी सदन का सदस्य होता है, तो गलत हो गया। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है।
उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, ये सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित, ठीक है, इलेक्टेड, यहाँ पे इलेक्टेड या निर्वाचित मनोनीत दोनों, तो केवल बी सही है। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। हमने देखा था कितने 89, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है। इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 54(1) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए दो कथन 2 सही। अच्छा देखिए, वीडियो लंबी हो रही है तो आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर देख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो राज्यसभा से जितना भी प्रश्न बने हैं वो आज ही क्लियर हो जाए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कल फिर हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं, ये तो गलती है। संसद द्वारा चयनित होता है, ये भी गलत है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, मैंने कई बार बता दिया आपको कि उपराष्ट्रपति पदेन का अभिप्राय है कि जब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाता है। राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि उपसभापति का चयन होता है, चुना जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लिखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अच्छा, जो उपराष्ट्रपति जी है उनका मुख्यतः कार्य वैसे कोई कार्य नहीं है, उनका जो जितना भी कार्य है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है, ठीक है। अतः विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों द्वारा वाले निर्वाचक मंडल, इसमें ऑल आ जाते हैं, चाहे वो मनोनीत हो और चाहे वो इलेक्टेड हो। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो वो राज्यसभा का नहीं होता, लोकसभा का तो होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। देखिए, अब करंट में उपराष्ट्रपति चर्चा में है, तो यहाँ से पूछ भी सकता है, और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64(1) के अनुसार वो राज्यसभा का पदेन सभापति हुआ, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है, तो राज्यसभा का होता है और वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के चेयरमैन भी कह सकते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो देखिए 2010 का प्रश्न है, और पहले मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ। तो उस समय अनुच्छेद, पहली बात तो 2 अनुच्छेद संबंधित हैं इनसे, एक अनुच्छेद 64, एक अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तदनुसार राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति जगदीप धनखड़, समझिए, जगदीप धनखड़ी जी थे, बट अभी जो पद है वो क्या है, खाली है, और सभापति के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दे दिया। अब आपसे यहाँ पे एक प्रश्न है, और कमेंट करके बताइए कि जो उपराष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दिया वो किस अनुच्छेद के तहत दिया था, ठीक है। राज्यसभा का
सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का जो गठन है 1952 में हुआ था। लोकसभा का भी पहला जो संसद में बैठक हुई थी वो 1952 में हुई थी। भारतीय संसद 2 सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। देखो, अधिक हो सकती है बट संशोधन करना होगा संसद को, तभी हो सकती है। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका जो सर्वप्रथम गठन वो डेट पूछ सकता है, वो 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। 3, ध्यान रखिए इसको, 1952। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसी के साथ लोकसभा की बैठक भी फर्स्ट 13 मई 1952 को हुई थी। बस गठन जो 3 अप्रैल को हुआ था राज्यसभा। ठीक है। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? जैसे कोई सदस्य राज्यसभा का सदस्य बट लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो राज्यसभा में सदन का नेता, यानी जो राज्यसभा में सदन का नेता है वो कार्रवाई में भाग ले सकता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो ये तो नहीं ले सकते, राज्यसभा के सभापति ये भी नहीं ले सकते। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, अच्छा ये भी है, मंत्री भी ले सकते हैं, मंत्री दोनों में ले सकते हैं। हाँ सॉरी ये गलत, अरे मैंने कहाँ से बता दिया, ये नहीं, ये तो गलत है। मंत्री लेता है ओनली, मंत्री जो मंत्री है वो दोनों में भाग ले सकता है, बट मतदान वो राज्यसभा में करेगा। अगर राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का है तो लोकसभा, ये गलत है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो इस तरीके से जो आपका राज्यसभा का जो चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, अब मैंने देखी नहीं है कितनी होगी, बट 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ही होगी। इसके बाद जो मैंने बताया आपको कि बजट से संबंधित प्रावधान, जो भी प्रावधान है वो कल से स्टार्ट करेंगे। और कल हमारा जो, मैं आपको पहले इस वजह से बता देता हूँ कि जैसे भी आप अगर आए तो थोड़ा आपके अंदर एक व्यू हो, तो संसद, और संसद में जो तीसरा स्टार्ट होगा वो कार्यपाल, कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया कैसे होती है, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए लंबी वीडियो हो गई, बट आपको पॉज कर करके आप देख लेना। अच्छा एक चीज़ और, उसमें टाइम 10 बजे लिखा है, तो क्या है कि कुछ कारणों से 10 बजे नहीं आ पाई है या नहीं लाइव हो सकी है, तो 1-2 दिन की वो कल से मैं कोशिश करूँगा कि 10 बजे आपको मिल ही जाए लाइव। बट मैं आज इसको जैसे थोड़ी लेट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि देखिए, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है लाइकों से, क्योंकि मैं लाइक के लिए नहीं पढ़ा रहा, बस मेरा मकसद है पढ़ाना, इस वजह से। बट जिसको ज़रूरत है उसके लिए जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। अच्छा देखिए, ये 1:38 यानी 1:38 की हो गई है। थैंक यू दोस्तों।